हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो विज्ञान की हम लोगों की सीरीज चल रही है उसमें पढ़ेंगे ऊष्मा एवं ताप को। ठीक है, ऊष्मा एवं ताप को, और ये हमारी 12वीं क्लास है। ठीक है, 12th क्लास नंबर हमारी है 12th। ठीक है, 12वां। ठीक, इसमें देखिए ऊष्मा तथा ताप, ये देखिए आपका जो सिलेबस है उसमें देखिए ऊष्मा तथा ताप यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक यही इसी टॉपिक को पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको सिर्फ अकेले रखा है, क्योंकि इसमें लगभग 22 पेज हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूरे 22 पेज तो नहीं पढ़ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उनको ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ही हम लोग देखते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, थर्मामीटर जो गर्माहट होती है भौतिक राशि द्वारा मापी जाती है। यहाँ सब कुछ लिखा है कि गर्माहट सही सही माप का भौतिक राशि तथा ताप द्वारा व्यक्त की जाती है। इस राशि को मापने के लिए तापमापी अथवा थर्मामीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर क्या होता है इसके बारे में देखिए। थर्मामीटर या तापमापी या थर्मामीटर वह यंत्र है जो ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। दैनिक जीवन में प्रयोग के आधार पर या सामान्यतः दो प्रकार का होता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर, दो प्रकार का थर्मामीटर होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को बुखार आने पर उसका सामान्य तापमान सामान्य ताप से बढ़ जाता है, जिसे डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। प्रयोगशाला में किसी वस्तु का ताप प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर के लिए यहाँ पे देखिए लिखा है, डॉक्टरी थर्मामीटर में, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक चिन्ह बने हो। ये क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसमें सीमा क्या दी जाती है, जो डिग्री सेल्सियस है उसकी, तो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। तथा बल्ब के पास कुछ मुड़ी होती है, जिसके कारण बुखार नापने के बाद तापमापी मुंह से निकालने के बाद ही पारा अपने आप नीचे नहीं आता और पाठ्यांक लेने में आसानी होती है। तो यही आपको करना होगा। ठीक है, अब एक यहाँ पर है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, ये दोनों चीज़ें नॉर्मली आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद थर्मामीटर से नापना, ये तो इससे नहीं कुछ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रयोगशाला थर्मामीटर। इसमें प्रयोगशाला तापमापी में पैमाना बनाने के लिए तापमापी की नली को बर्फ के टुकड़ों में रखते हैं। ठंडा होने पर पारा जहाँ पर ठहरता है उस बिंदु पर 0 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं, जिसे अधो बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसीलिए इसको हमने हाईलाइट भी नहीं किया है। बस ये पता रहना चाहिए कि दो तरीके के थर्मामीटर होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये एक चीज, ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए। ठीक, या तो ये रटा हो या तो ये, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलो। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, C/100 इक्वल टू F-32/180। ठीक है, ये इसी को आप लोग याद रखिए। जैसे ही आपको इस टाइप से ये फॉर्मूला है, आपसे पूछा जाए कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदले, तो आप लोग क्या करेंगे, अगर सेंटीग्रेड की वैल्यू दी गई है तो सेंटीग्रेड के रख देंगे, फ़ारेनहाइट की आप सॉल्व करके निकाल लेंगे मैथमेटिक्स की तरह से। ठीक है, समीकरण सॉल्व करके। और अगर आपकी फ़ारेनहाइट की दी होगी तो आप लोग सेंटीग्रेड की निकाल लीजिए। ठीक है, उस तरीके से आप लोग निकाल लीजिए। ठीक, इसी तरीके से निकाला जा सकता है। तो ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सीधे C/100 F-32/180। ठीक, अब देखिए नीचे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, एक कैलोरी, जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन है, बहुत चांस है। ठीक, तो ये एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल, या 1 किलो कैलोरी बराबर 4 दशमलव, ठीक, 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 × 10⁻³ जूल। ठीक, इन दोनों को आप लोग लिख लीजिए, या आपको याद हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ दी गई। ये देखिए, गणितीय रूप में ऊष्मा की मात्रा को कैसे ज्ञात करते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान m, ठीक है, मास, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, तो ऊष्मा के लिए यस, ठीक है, और पदार्थ की ताप वृद्धि, तो डेल्टा टी, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर पदार्थ की मात्रा पूछ दी जाए, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, यम है आपका द्रव्यमान, यस है आपका पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, और डेल्टा टी है आपकी ताप की वृद्धि। ठीक, इससे आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं चालन। अब देखिए ऊष्मा का संचरण, देखिए दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का संचरण तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा का संचरण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा का संचरण निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा होता है। पहला होता है चालन, दूसरा होता है संवहन, तीसरा विकिरण। ठीक, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं। तो पहला होता है चालन, कंडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर देखिए, तप्त अणु,
अपनी ऊष्मा अपने पड़ोसी अणु को स्थानांतरित करते हैं, पुनः ये अणु अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण अपने पड़ोसी अणु को करते हैं। इस प्रकार ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप के सिरे तक पहुंच जाती है। जैसे लोहे के छड़ हो, जैसे मान लीजिए लोहे की छड़ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आग जल रही है, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये लोहे की छड़ है, ठीक, और ये आग जल रही है ऐसे 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 ऐसे, ये आग जल रही है, ठीक है। अब इसको गर्म कर रहे हैं, इधर हैंडल लगा है, इधर से पकड़ रहे हैं और इसको गर्म कर रहे हैं, यहाँ से गर्म कर रहे हैं। तो जानते हो क्या, इसके अणु यहाँ से शुरू होगा, इधर गर्म करेगा, एक अणु होगा, यहाँ अंदर काफी अणु है, सारे अणु हैं, वो एक दूसरे को उष्मा देते चले जाएंगे और यहाँ सिर्फ गर्म इतने ही भाग को करेंगे, ठीक है, उसके संपर्क में आके, लेकिन वो एक दूसरे अणु को गर्मी देता चला जाएगा और पीछे तक हमारा ये पूरा डंडा गर्म हो जाएगा, लोहे की अगर छड़ है, ठीक है। तो इस तरीके से है, इसको क्या कहते हैं, चालन विधि, ठीक है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा, तप्त अणु अपनी उष्मा अपने पड़ोसी अणु को स्थानांतरित करते हैं, पुनः ये अणु अपनी उष्मा का स्थानांतरण अपने पड़ोसी अणुओं को करते हैं। इस प्रकार उष्मा अधिक ताप से कम ताप के सिरे तक पहुंच जाती है और कुछ समय बाद चम्मच का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। उष्मा संचरण की यह विधि चालन कहलाती है, ठीक। तो ये आप सब समझ लीजिए। अब देखिए संवहन विधि, द्रवों तथा गैसों में ऊर्जा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा संभव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसको पकड़ा ही नहीं जा सकता है या उसको उस तरीके से गर्म नहीं किया जा सकता है। तो संवहन विधि क्या होती है, इसके लिए यहाँ पे देखिए लिखा होगा नीचे, उसमें यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है, ठीक है। अब देखिए संवहन क्या होता है, जैसे आप पानी गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे आपका पानी बॉयल हो रहा है, ठीक है, तो ये ऊपर का पानी जैसे ये भरा है, ठीक, ये ऐसे ऐसे ये पानी इसमें भरा मान लीजिए कोई, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा कि पानी के बुलबुले यहाँ पर देखिए गर्म होंगे, ठीक, गर्म होके ये क्या करेंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, उठ जाएंगे, ठीक। जो नीचे जो गर्म होते जाएंगे वो आपके ऊपर उठते जाएंगे। आपने देखा होगा उबलते समय जो आपके जो अणु पानी का जो मतलब पानी होगा वो गर्म होता जाएगा, वो मतलब ऊपर उसका बुलबुला बन के वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की सतह आपकी गर्म होती जाएगी, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर गर्म होता जाएगा पानी आपका, ठीक है। इस तरीके से होगा पानी आपका गर्म, जैसे नीचे के अणु जैसे गर्म हुआ तो जैसे गर्म हुआ वो ऊपर आ गया, तो नीचे का ठंडा ही रहेगा। फिर जब तक ये प्रक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाएगा और तब आपका बॉयल हो जाएगा पानी पूरा, ठीक। तो इस तरीके से जो होता है वो संवहन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है द्रवों में। और जो गैस होती है उसमें होता है विकिरण या ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि है, जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के होता है। स्थानांतरण की इस विधि को विकिरण कहते हैं। इस विधि द्वारा किसी गर्म वस्तु से अपने चारों ओर ऊष्मा की किरणें उसी प्रकार फैलती है जिस प्रकार विद्युत बल्ब या जलती हुई मोमबत्ती से प्रकाश की किरणें फैलती हैं, ठीक है। जैसे सूर्य सूर्य देखिए विकिरण, सूर्य का विकिरण भी होता है, देखिए कोई माध्यम नहीं होता है फिर भी वो ऊष्मा हमें देती है, देखिए, ठीक है। तो विकिरण आपका सूर्य के द्वारा होता है, ठीक है, ऊष्मा और आपके मोमबत्ती विद्युत बल्ब जितने भी है इनमें आपकी विकिरण की प्रक्रिया होती है, ठीक। अब देखते हैं आगे कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए गलनांक, ठीक है, यहाँ पे लिखा, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव्य में बदलता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस गलनांक है उसका, ठीक, उस पदार्थ का गलनांक है, ठीक है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांक, क्वथनांक के बारे में भी लिखा हुआ, ठीक, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है वह दिए गए द्रव का क्वथनांक कहलाता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे पानी का जो क्वथनांक है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है और जो पानी का क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए नॉर्मली, ठीक। अब देखिए किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर सामान्य रूप से निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पदार्थ के ताप में वृद्धि होती है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और पदार्थ में प्रसार होता है, ठीक। ऊष्मीय प्रसार, ठोस द्रव तथा गैस के ताप को बढ़ाने पर उसके आयतन में प्रसार होता है, इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठोस का प्रसार, आपने देखा होगा कि स्टील के 2 गिलास, अरे ये तो फालतू बकवास है, इसको क्या देखें, ठीक है, सीधे सीधे, अतः धातु के ठोस गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। गर्म करने पर ठोसों के आकार में वृद्धि को प्रसार करते हैं। मतलब जो धातुएं होती हैं वो उष्मा पाकर प्रसार करती हैं। इसीलिए जो जो ट्रेन की पटरियां होती हैं, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे 2 पटरियां हैं वो जब जोड़ी जाती है तो बीच में लगभग ऐसे यहाँ पर गैप दे दिया जाता है। गैप गैप इसलिए दे दिया जाता है कि जब तक गर्मी रहती है वो सर्दी रहती है तब तक वो तो सिकुड़ी रहती हैं, ठीक है। और जैसे ही उसमें जैसे वो इतनी बड़ी है, ठीक, इतनी बड़ी मान लीजिए इतनी बीच में गैप है दोनों के बीच, और जैसे ही गर्मी आती है तो वो सिकुड़ के ऐसे हो जाती हैं, ठीक है, जुड़ जाती हैं लगभग।
अगर उनको पहले से ही दोनों को ऐसे जोड़ दिया जाए तो जब मतलब आपकी मतलब गर्मी आएगी तो वो टेढ़ी हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे हो जाएंगी ऐसे, ठीक। तो उसमें खतरा रहता है दुर्घटना होने का। इसलिए जो रेल की पटरियां हैं उनके बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है, क्योंकि धातुएं ऊष्मा पाकर प्रसार करती हैं, यही यहाँ पे कहा गया है, ठीक। और देखते हैं क्या चीजें हैं यहाँ पर। देखें, ठोस तथा द्रव की भांति गर्म करने पर गैसों में भी प्रसार होता है। गर्म करने पर वैसे फैलती है तथा ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं, ठीक है। तो गैसें आपकी गर्म करने पर फैलती हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट है, ये लास्ट पेज है, इसमें देखिए 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 × 10⁻³ जूल, इतना होगा, ठीक है। तो ये आपका जो ताप तथा उष्मा था, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है आज की वीडियो में। ये 7th क्लास की जो एससीईआरटी की बुक है वो चल रही है, और इसको भी मैं 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद आपके 3 से 4 दिन आपको 5th जो आपकी अर्थ क्लास है उसको कंप्लीट करने में लगेगा। उसके बाद हम लोग जो विभिन्न किताबें हैं उनसे हम लोग टॉप जो क्वेश्चन होंगे टॉप के, उनको ढूंढ ढूंढ के आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें आपकी लूसेंट की बुक होगी, आपके 6 to 8 एससीईआरटी की बुक होगी, और जो एनसीईआरटी सार संग्रह है वो भी मैं लेके आया हूँ, ठीक है। मैं उसी की तैयारी में हूँ कि जल्दी से जल्दी वो समय आए और ये सब चीज़ें आपको करवा दी जाए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं करवा दूंगा। तो दोस्तों, कुछ भी आपको अगर कमी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा, और जैसा भी आपको या फिर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।